कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक झगड़ा हम सबकी जेब पर सीधा असर कैसे डाल सकता है? आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की और ये समझेंगे कि इसके ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि ये संकट भले ही दूर लग रहा हो पर इसका असर हम सबके बहुत करीब है। तो चलिए सीधे उस बात पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। इस संकट का असर दिखना शुरू भी हो गया है। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर चुका है। मतलब पेट्रोल पंप पर मीटर अब और तेजी से घूमेगा। और इस सब की जड़ है हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बंद होना। आप इसे ग्लोबल इकोनॉमी की एक अहम नस समझ लीजिए। जब ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर ब्रेक लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शहर की कोई मेन सड़क बंद होने पर हर तरफ ट्रैफिक जाम हो जाता है। देखिए, 45 दिनों से ज्यादा हो गए हैं और सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है। पहले ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी दी, तो अब अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से जंग बस एक गलत कदम की दूरी पर है। तो क्या ये लड़ाई सिर्फ तेल को लेकर है? बिल्कुल नहीं। अब हम इस संघर्ष की असली और कहीं ज्यादा गहरी वजह को समझेंगे। एक ऐसी वजह जो तेल के टैंकरों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये नंबर 60%, यही इस पूरे विवाद की असली जड़ है। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल यहां तक पहुंच चुका है और ये लेवल उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 60% से 90% यानी वेपन्स ग्रेड यूरेनियम तक पहुंचना टेक्निकली बहुत छोटा और आसान स्टेप है। ऊपर से ईरान के पास पहले से ही करीब 200 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जो इस काम को और भी आसान बना देता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान बिल्कुल साफ है, ये नहीं होने वाला है। अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे ईरान की लीडरशिप पर जरा भी भरोसा नहीं है। तो अब हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इस बढ़ते हुए टकराव को आखिर रोका कैसे जाए? और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री होती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, रूस। और रूस एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आता है जो पहली नज़र में इस पूरी प्रॉब्लम का एक जादुई हल लगता है। पुतिन का प्लान बहुत सिंपल है। ईरान अपना सारा 200 किलो एनरिच्ड यूरेनियम रूस को सौंप दे। रूस इसे एक तरह से अपनी कस्टडी में रखेगा, सेफ, ईरान की पहुंच से बहुत दूर। ये प्लान कागज पर एकदम परफेक्ट लगता है ना? ये दोनों ही पक्षों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अमेरिका की शर्त पूरी हो गई, यूरेनियम ईरान के पास नहीं रहा, और ईरान भी खुश है क्योंकि उसे अपना कीमती यूरेनियम अमेरिका को नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी को देना पड़ रहा है। सुनने में तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन लग रहा है, सही कहा ना? तो फिर ऐसा क्या है जो इस शानदार दिखने वाले प्लान को फेल कर देगा? चलिए अब इस डील की सबसे बड़ी कमजोरी पर आते हैं, भरोसा, या कहिए भरोसे की कमी। क्योंकि यहां जियोपॉलिटिक्स की असली दुनिया कागज पर बने प्लान पर भारी पड़ रही है। तो असली प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के लोग और वहां की सरकार रूस पर भरोसा कैसे करे। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन में रूस के खिलाफ है और दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि रूस और ईरान कैस्पियन सागर के रास्ते हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने भरोसे को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यूक्रेन वॉर से लेकर इस स्मगलिंग रूट पर हुए इजरायली हमले तक हर एक घटना ने इस डील को पॉलिटिकली टॉक्सिक बना दिया है। कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट अपनी जनता के सामने जाकर ये नहीं कह सकता कि चलिए रूस पर भरोसा करते हैं। और नतीजा, कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। शांति का एक जो मौका था वो अब हाथ से निकल चुका है और ये संघर्ष एक अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। तो जब बड़े बड़े देश बात करने में नाकाम हो जाते हैं तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? जवाब है आम लोग। अब देखते हैं कि इस डिप्लोमेटिक नाकामी का असर भारत जैसे देशों पर कैसे पड़ने वाला है। अब ये मामला ग्लोबल चेस बोर्ड से निकलकर सीधा सीधा भारत की इकोनॉमी को हिट कर रहा है। हॉर्मुज़ का संकट अब दिल्ली और मुंबई में भी महसूस किया जाएगा। तो भारत पर इसका असर क्या होगा? सीधी भाषा में समझें तो महंगाई बढ़ेगी, मतलब हमारी रोजमर्रा की जरूरतें और महंगी होंगी, सरकार का घाटा बढ़ेगा और रुपए की कीमत कमजोर होगी। मतलब साफ है, अगर ये संकट लंबा चला तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आगे का रास्ता काफी मुश्किल हो सकता है। और आखिर में यह पूरा संकट हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है।
ऐसे मुश्किल वक्त में असली लीडरशिप आखिर होती क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का नाम है या फिर उन रास्तों पर चलने का साहस जो नामुमकिन लगते हैं? शायद महान लीडर वही होते हैं जो इतने खतरों के बीच भी उम्मीद का एक नया रास्ता बना लेते हैं।